अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है इराक, एक ऐसा मुल्क जिसका नाम लेते ही दुनिया भर की सियासत, जंग और रहस्यों की लंबी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। इराक से जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल है जो आज भी दुनिया के सामने मौजूद है। सवाल ये है कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर इराक पर हमला किया, जबकि ना तो इराक का 9/11 के हमलों में कोई सीधा ताल्लुक साबित हुआ था और ना ही वो खतरनाक न्यूक्लियर या केमिकल हथियार मिले जिनका दावा पूरी दुनिया के सामने बार बार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद साल 2003 में अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूसरे देशों की फौजें इराक पर चढ़ दौड़ी। कुछ ही हफ्तों के अंदर इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया गया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिर चुकी थी, सरकारी इमारतें तबाह हो चुकी थी और पूरा मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो चुका था। मगर इस पूरी जंग में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि आखिर खुद सद्दाम हुसैन कहाँ है। दोस्तों, जिस इंसान को पकड़ने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां लगी हुई थी, वो अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। अमेरिका की फौज ने इराक के कोने कोने में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हर शहर, हर गांव, हर सड़क, हर मकान तक की तलाशी ली गई। बंकर, सुरंगें, फार्म हाउस, होटल, मस्जिद, स्कूल, यहाँ तक कि खंडर और वीरान पड़े मकानों को भी नहीं छोड़ा गया। हर उस जगह पर छापा मारा गया जहां जरा सा भी शक हो सकता था कि सद्दाम हुसैन छिपे हुए हैं। रात के अंधेरे में भी तलाशी अभियान जारी रहता था। हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगाते रहते, जमीन पर टैंक गश्त करते और खुफिया एजेंसियों के लोग लगातार इंफॉर्मेशन जुटाने में लगे रहते। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि सद्दाम हुसैन फला जंगे देखे गए हैं, लेकिन जब वहां फौज पहुंचती तो पता चलता कि वो खबर झूठी थी या फिर बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका को पूरा यकीन था कि सद्दाम हुसैन अभी भी इराक के अंदर ही छुपे हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क और इतने वफादार लोगों के होते हुए उनके लिए देश छोड़कर भाग जाना आसान नहीं था। इसीलिए उनकी तलाश के लिए एक खास प्लान बनाया गया। अमेरिकी मिलिट्री ने एक स्पेशल ताश की गड्डी तैयार करवाई। इस ताश में 52 पत्तों पर सद्दाम हुसैन और उसके 51 सबसे करीबी लोगों की तस्वीरें छापी गई थी। इन लोगों में मंत्री, जनरल, सलाहकार और खास बॉडीगार्ड शामिल थे। इसका मकसद बहुत दिलचस्प था। दरअसल जब भी अमेरिकन फौज अपने खाली वक्त में ताश खेलते तो बार बार इन चेहरों को देखकर उनके दिमाग में तस्वीर अच्छी तरह बैठ जाती थी, ताकि अगर कहीं भी अचानक से सामने आ जाए तो तुरंत उन्हें पहचाना जा सके। ये तरीका मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी असरदार माना गया। इस ताश के पत्तों में सबसे बड़ा कार्ड था स्पेड का इक्का, यानी एस ऑफ स्पेड्स, और उस पर थी सद्दाम हुसैन की तस्वीर, यानी ये दिखाया गया कि सबसे बड़ा टारगेट वही है। अगले कई महीनों तक अमेरिका की फौज लगातार ऑपरेशन करती रही, रात दिन छापे मारे जाते रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी गुप्त बंकर पर हमला किया गया, लेकिन वहाँ सद्दाम नहीं मिले। सद्दाम के कई करीबी लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए, लेकिन खुद सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पुराने जानने वालों से भी पूछताछ की गई, लेकिन हर बार नतीजा शून्य ही रहा। अमेरिका के लिए ये एक इज्जत का सवाल बन चुका था। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज एक ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ पा रही थी जो कभी खुलेआम राष्ट्रपति भवन में बैठकर फैसले लिया करता था। फिर अमेरिका ने एक और तरीका अपनाया, इनाम का लालच। ऐलान किया गया कि जो भी सद्दाम हुसैन या उसके बेटों की जानकारी देगा उसे करोड़ों डॉलर का इनाम दिया जाएगा। सद्दाम हुसैन के सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया, जबकि उसके दोनों बेटों उदय और कुसै पर $15 मिलियन का इनाम घोषित किया गया।
इतनी बड़ी रकम सुनकर बहुत से लोग लालच में आ गए। कुछ लोग सच में जानकारी देने आए तो कई लोग सिर्फ किस्मत आजमाने पहुँचे। कुछ लोगों ने झूठी खबरें देने भी शुरू कर दी थी ताकि अगर तुक्के से उनकी बताई गई जगह पर कहीं वो निकल आए तो उन्हें इनाम मिल जाएगा। इससे अमेरिकन फौज का काम और मुश्किल हो गया क्योंकि हर खबर की जांच करना बहुत जरूरी था। कभी सूचना मिलती कि सद्दाम फला गांव में है, कभी खबर आती कि वो किसी पहाड़ी इलाके में छिपा है, लेकिन हर बार वहां पहुंचने पर निराशा ही हाथ लगती। फिर एक दिन खबर आई कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसे एक घर में छिपे हुए हैं। ये खबर काफी पुख्ता मानी गई। अमेरिकन फौज ने तुरंत उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। घर के आसपास भारी फोर्स तैनात कर दी गई। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगे और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अमेरिकी फौज ने अंदर मौजूद लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उदय और कुसे ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि उनके पास हथियार मौजूद थे और उन्होंने मुकाबला करने का फैसला किया। इसके बाद कई घंटों तक जबरदस्त गोलीबारी होती रही। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। अमेरिकन फौज ने बार बार उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर से लगातार जवाबी फायरिंग हो रही थी। आखिरकार जब हालात काबू में नहीं आए तो अमेरिकन फौज ने मिसाइल और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में पूरा घर मलबे में बदल गया। जब धुआं छटा और फौज अंदर पहुंची तो पता चला कि उदय और कुसे मारे जा चुके हैं। बताया जाता है कि उस घर के अंदर एक कम उम्र लड़का भी मौजूद था जो आखिर तक मुकाबला करता रहा। ये मंजर पूरी दुनिया के मीडिया में सुर्खियां बन गया था। उदय और कुसे की मौत के बाद अमेरिका को उम्मीद थी कि अब सद्दाम हुसैन तक पहुंचना आसान हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी सद्दाम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर बार पकड़ में आते आते बच निकलते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे रहस्यमय कड़ी, क्योंकि अब सद्दाम हुसैन तक पहुंचने का सुराग किसी बड़े नेता या जर्नल से नहीं, बल्कि एक बेहद मामूली सी चीज यानी एक मछली से जुड़ा हुआ मिलने वाला था। इस घटना के बाद अमेरिका को उम्मीद थी कि अब शायद सद्दाम तक पहुंचना आसान हो जाएगा, लेकिन इसके उलट अब रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब तक जो लोग पकड़े गए थे उनमें से ज्यादातर सिर्फ सरकारी अफसर या दूर के सहयोगी थे। असली राज बहुत ही कम लोगों को पता था। सद्दाम हुसैन ने अपने छिपने की जगह की जानकारी बेहद सीमित लोगों को दे रखी थी, ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उसका राज बाहर ना आ सके। इसी दौरान एक अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिसर एरिक मैडॉक्स ने अलग तरीके से सोचने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि अब तक की कोशिशें गलत दिशा में जा रही है। वो समझ चुका था कि सिर्फ बड़े अधिकारियों को पकड़ने से कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हालात में सद्दाम हुसैन किसी भी बड़े नेता या अफसर पर भरोसा करने के बजाय अपने सबसे वफादार और भरोसेमंद लोगों के साथ ही संपर्क में होंगे। एरिक मैडॉक्स ने अपनी जांच का फोकस बदल दिया। उसने सोचा कि सद्दाम हुसैन तक पहुंचने का रास्ता उसके सबसे करीबी बॉडीगार्ड से होकर गुजरता है, क्योंकि बॉडीगार्ड ही ऐसे लोग होते हैं जो हर हाल में अपने लीडर के साथ खड़े रहते हैं, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए। जांच के दौरान एक छोटी सी जानकारी सामने आई जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। पता चला कि सद्दाम हुसैन को मशगूफ नाम की एक खास मछली की डिश बेहद पसंद थी। मशगूफ इराक की एक बेहद मशहूर डिश मानी जाती है, जिसे खास तरीके से लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है। ये डिश खास मौकों पर बनाई जाती है और इराक की पारंपरिक पहचान मानी जाती है। पहली नजर में जानकारी बहुत मामूली लग रही थी, लेकिन एरिक मैडॉक्स ने इस छोटी सी बात को बहुत ही गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि अगर सद्दाम हुसैन कहीं छिपे हुए हैं तो हो सकता है कि उनकी पसंदीदा चीजें उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ने का एक जरिया बन सकती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए एरिक मैडॉक्स को पता चला कि सद्दाम हुसैन का एक बेहद भरोसेमंद बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर मछलियों के कारोबार से जुड़ा हुआ है और उसका एक फिश फार्म भी है। ये जानकारी बेहद अहम थी, क्योंकि अगर सद्दाम हुसैन को मशगूफ पसंद थी तो मुमकिन था
कि यह डिश उन्हें किसी खास जरिए से पहुंचाई जा रही हो। धीरे धीरे जांच का दायरा उस फिश फार्म तक पहुंचा। कई दिनों की तलाश और गुप्त निगरानी के बाद आखिरकार मोहम्मद इब्राहिम उमर को पकड़ लिया गया। ये वही शख्स था जो लंबे वक्त से शक के दायरे में था। शुरुआत में मोहम्मद इब्राहिम उमर ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उसने बार बार यही कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पूछताछ का सिलसिला लगातार चलता रहा। उस पर दबाव बढ़ाया गया, उससे अलग अलग तरीकों से सवाल किए गए, उसे समझाया गया, डराया गया और कई तरह के वादे भी किए गए। काफी लंबे वक्त तक चुप रहने के बाद आखिरकार वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसे सद्दाम हुसैन के ठिकाने के बारे में जानकारी है। ये वही पल था जिसका इंतजार कई महीनों से किया जा रहा था। उसकी दी हुई जानकारी के आधार पर अमेरिकन फौज तुरंत एक खास जगह की तरफ रवाना हुई। ये वो जगह नदी के किनारे मौजूद 2 फार्म हाउस थे। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया, हर कोने की तलाशी ली गई, दीवारों को चेक किया गया, कमरों को खंगाला गया, यहाँ तक कि जमीन को भी खोद कर देखा गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि शायद फिर से जानकारी गलत साबित हो गई है। तभी एक सैनिक की नजर जमीन पर पड़ी एक रस्सी पर पड़ गई। वो रस्सी मिट्टी के अंदर जा रही थी। पहले तो वो एक मामूली सी चीज लगी, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो शक हुआ कि इसके नीचे कुछ छुपा हो सकता है। जैसे ही उस जगह को खोदा गया तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा नजर आया। ये गड्ढा बहुत संकरा था और ऊपर से ढका हुआ था। इसे स्पाइडर होल कहा जाता है, यानी ऐसे छिपने की जगह जो जमीन के अंदर बनाया जाता है ताकि दुश्मन की नजर से बचा जा सके। जब उस स्पाइडर होल को खोला गया तो अंदर एक इंसान छिपा हुआ था। वही इंसान जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें कई महीनों से ढूंढ रही थी, सद्दाम हुसैन। उस वक्त सद्दाम हुसैन की हालत बेहद साधारण थी। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और लंबी दाढ़ी की वजह से उनका लुक काफी बदल चुका था। उन्हें देखकर शायद कोई भी पहली नजर में ये नहीं कह सकता था कि ये वही शख्स है जिसने सालों तक ईरान पर हुकूमत की थी। बताया जाता है कि जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया। वो समझ चुके थे कि अब बच निकलना मुमकिन नहीं है। दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक का सफर अब खत्म होने वाला था। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन को कड़ी सुरक्षा में रखा गया। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें इंसानी हकों का उल्लंघन और अपने विरोधियों पर जुल्म करने जैसे इल्जाम शामिल थे। लंबी सुनवाई और कई गवाहियों के बाद आखिरकार साल 2006 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दी गई। 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह से एक ऐसा दौर खत्म हो गया जिसने कई सालों तक पूरी दुनिया की सियासत को प्रभावित किया। लेकिन आज भी दुनिया के सामने वही सवाल खड़ा है, जिन खतरनाक हथियारों का बहाना बनाकर इराक पर हमला किया गया था, वो हथियार आखिर कहाँ है? सालों की जांच के बाद भी ऐसे किसी न्यूक्लियर या केमिकल हथियार का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इराक की इस जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट के हालात को बदल कर रख दिया। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों परिवार बिखर गए और एक पूरा देश लंबे वक्त तक अस्थिरता और हिंसा का शिकार रहा। इस जंग के असर आज भी कई जगह देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इतिहास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ताकत, दौलत और हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और इंसान की कहानी भी बदल जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी अपनी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इराक पर हमला सही था या गलत, या इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी हिस्ट्री, इस्लामिक और वर्ल्ड नॉलेज से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।